हेलो स्टूडेंट्स, हम आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक काफ़ी प्रैक्टिकल है एकदम से। उस टॉपिक का नाम है धारा वैद्युतिकी, करेंट इलेक्ट्रिसिटी। धारा वैद्युतिकी और इसे बोलते हैं हम लोग, करंट का नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम ये टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस टॉपिक के बारे में आपने काफ़ी कुछ पहले से ही जानकारी रखते हो आप लोग कि करंट क्या है क्या नहीं है, धारा को, विद्युत धारा क्या होती है ना। और इसके बारे में आज हम यहाँ थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो जैसे आप लोग फैन का चलना, ट्यूबलाइट का चलना, आपके एसी, फ्रिज, कूलर, मोबाइल का चार्ज होना, इन सब के पीछे करंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो विद्युत, इसके पहले जो आपने चैप्टर पढ़ा वहां पढ़ा आपने स्थिर वैद्युतिकी। क्या पढ़ा आपने? स्थिर वैद्युतिकी। आपने उस चैप्टर में क्या पढ़ा था कि चार्ज आपका स्थिर रहता है। क्या रहता है आपका? चार्ज आपका किसी भी कंडक्टर पर या कहीं पर भी किसी भी बॉडी पर स्थिर रहता है। लेकिन यहाँ पर आप जब चार्ज के बारे में पढ़ोगे, चार्ज मतलब आवेश के बारे में पढ़ोगे, तो यहाँ पर जो आवेश है वह क्या करेगा? फ्लो करेगा। वो क्या करेगा? बहेगा, प्रवाह करेगा। अगर जैसे ही आपका आवेश प्रवाह करेगा तो वो कौन सा गुण रखता है, उस गुण के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं कि किस किस वस्तु में आवेश प्रवाह कर सकता है और किस किस वस्तु में आवेश प्रवाह नहीं कर सकता। उसके हिसाब से यहाँ पर वस्तुओं को 3 प्रकार से बांटा गया है ना। पहला बांटा गया है, पहली बताया गया आपको चालक। क्या बताया गया है? चालक। तो मैं बात करता हूँ चालक की। चालक, इसे बोलते हैं हम लोग कंडक्टर। ओके, तो चालक क्या होता है बच्चों? जिसके अंदर आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है। ठीक है सॉरी, जिसमें आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है वो होता है आपका चालक। मतलब चालक में परमाणुओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह लूजली बाउंड होते हैं, मतलब इतने टाइट बाउंड नहीं होते। थोड़ा सा भी यदि एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया जाए, बाह्य बल लगा दिया जाए, तो उस बाह्य बल की वजह से इलेक्ट्रॉन उस परमाणु से मुक्त होकर फ्रीली घूम सकता है। इस प्रकार की वस्तुओं को हम चालक कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम है, कॉपर है, आयरन है ना। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल लोगे तो आपने एल्युमिनियम आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा और आपका आयरन आ जाएगा। इस तरह से ये सब चालक की भांति काम करते हैं। आपने बाहर विद्युत के तार भी देखे होंगे जिसके अंदर जो एल्युमिनियम के तार होते हैं। कई जगह आपने कॉपर के वायर भी देखे होंगे। और फेरस मतलब आयरन, लोहे में तो आप जानते ही हो कि करंट फ्लो होता ही होता है। तो चालक क्या हुआ आपका? चालक वह पदार्थ हुआ जिसमें परमाणुओं में लूजली बाउंड, मतलब बहुत ही कम बल के द्वारा इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ होता है। बहुत ही कम बल के द्वारा इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ होता है। थोड़ा सा भी बल लगाने पर वह इलेक्ट्रॉन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार के पदार्थ को हम लोग चालक कहते हैं। इसमें आवेश का प्रवाह होता है। क्या होता है? आवेश का प्रवाह होता है। ठीक है। निम्न तापमान पर भी आवेश का प्रवाह हो जाता है। कम से कम तापमान हो तब भी आवेश का प्रवाह होता है। मतलब ऐसे पदार्थ जिनमें परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा भी बल लगाने पर, मुक्त हो जाते हैं तथा प्रवाह करने लग जाते हैं।
इनको हम लोग चालक कहते हैं, इनको हम लोग चालक कहते हैं। आप कैसे कि बल कैसे लगाएंगे, तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन बल लगा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस पर बल लग जाएगा F = E। तो आप सब जानते हैं कि इस तरह से इसको बल लगा। कंडक्टर में यदि आप विद्युत क्षेत्र लगा देंगे तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह सुनिश्चित हो जाएगा। लेकिन ये किसमें पॉसिबल है, केवल उसी में पॉसिबल है जो चालक है, जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ही लूजली बाउंड होता है। क्या होता है, लूजली बाउंड। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। दूसरा पदार्थ आता है हमारा कुचालक। कुचालक, नॉन कंडक्टर। ओके, नॉन कंडक्टर क्या होता है, इसमें आवेश का प्रवाह नहीं हो पाता है। आवेश का प्रवाह नहीं हो पाता है। आवेश का प्रवाह नहीं हो पाता है, उसे हम कहते हैं नॉन कंडक्टर। ठीक है, जब ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन नाभिक से दृढ़ता से बंधे होते हैं, अर्थात बाह्य बल लगाने पर भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होता है। इन्हें क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं। कुचालक कहते हैं। ठीक है भैया, समझ के बाद को इसके भी ढेर सारे एग्जाम्पल है। मैं सिंपल आपके जनरल एग्जाम बताऊं तो आपके घर पे लकड़ी है, लकड़ी के अंदर कभी भी करंट फ्लो नहीं होता है, लेकिन उसे गीली मत कर देना। लकड़ी को यदि आपने गीली कर दिया तो उसमें करंट फ्लो हो जाएगा, क्योंकि वाटर की वजह से वाटर की वजह से उसमें करंट फ्लो होने लग जाएगा। ठीक है, तो ये कुचालक होगा। तो इसमें तो आवेश का प्रवाह नहीं होता है, तो इसमें धारा का भी कोई मतलब नहीं है। इन्हें परावैद्युत कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, परावैद्युत कहते हैं। इनमें क्या होता है, आवेश का प्रवाह तो नहीं होता, लेकिन आवेश थोड़ा सा शिफ्ट हो सकता है। आवेश का प्रवाह तो नहीं होता है, लेकिन आवेश थोड़ा सा शिफ्ट मतलब मूव कर जाना, सरक जाना, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। हो जाता है। अतः इन्हें परावैद्युत पदार्थ भी कहते हैं। अतः इन्हें परावैद्युत पदार्थ भी कहते हैं। कैसे, छोटा सा एग्जाम्पल बताओ। मान लो ये कोई है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ ये है, ये है, ये है, कोई प्लस है, माइनस है, प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, यहाँ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही आप इसके ऊपर अभी विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया आपने, जैसे ही आप विद्युत क्षेत्र लगा दोगे तो ये इस तरह से थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज विद्युत क्षेत्र के अपोजिट दिशा में शिफ्ट हो जाता है प्यारे बच्चों। ओके,
आप देख सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो गया, तो ये अपने अंदर एक विद्युत क्षेत्र और उत्पन्न कर लेता है इस इलेक्ट्रिक, ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, बाकी सब कैंसिल कर देंगे, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, लेकिन इन दोनों की वजह से एक विद्युत क्षेत्र और बन जाता है ये अपोजिट डायरेक्शन में। इसे कहते हैं ई इंड्यूस्ड कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे ई इंड्यूस्ड मतलब प्रेरित विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो अभी इसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अभी इतना सा बता रहा हूं मैं कि हाँ कुचालक पदार्थ होते हैं, वही क्या होते हैं हमारे परावैद्युत होते हैं। परावैद्युत के अंदर जब भी आप एक्सटर्नल बाह्य बल लगाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, तो उसके अंदर आवेश का प्रवाह तो नहीं होगा, लेकिन आवेश थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। क्या होता है बच्चों, शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये कुचालक जो है ये हमारे धारा विद्युती के अंदर बिल्कुल भी काम में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें आवेश का प्रवाह ही नहीं होता है, और हमें तो क्या पढ़ना है, आवेश का प्रवाह पढ़ना है। ठीक है, तीसरा पदार्थ आता है सेमीकंडक्टर कुचालक, अर्धचालक। अब आता है अर्धचालक। अर्धचालक ये अभी आपने शायद नाम नहीं सुना हुआ हो, सेमी कंडक्टर, बहुत बड़ा चैप्टर है। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं वो सब अर्धचालक से ही बने हुए होते हैं। इसके बारे में डिटेल में बाद में पढ़ते हैं, यहाँ थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसके एग्जाम्पल होते हैं आपके जर्मेनियम होता है, सिलिकॉन होता है, ये आपके क्या है अर्धचालक। इसमें क्या होता है कि निम्न तापमान पर तो जितने भी आवेश है, ऐसे पदार्थ जिनमें निम्न तापमान पर इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनमें निम्न तापमान पर इलेक्ट्रॉन तो मुक्त नहीं होते हैं, लेकिन उच्च तापमान पर इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं, इन्हें हम लोग अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें हम लोग अर्धचालक कहते हैं। मतलब इनमें विद्युत धारा का तो प्रवाह होता है, लेकिन उच्च तापमान पर विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। ठीक है, विद्युत धारा का मतलब आवेश का प्रवाह होता है, उच्च तापमान पर इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं और आवेश का प्रवाह हो जाता है, आवेश का प्रवाह हो जाता है, इन्हें हम अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, तो अर्धचालक के बारे में ज़्यादा डिटेल में यहाँ नहीं पढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, इनकी श्रेणी चालक और अर्धचालक दोनों के बीच में रहती है। सॉरी, जो अर्धचालक की जो श्रेणी है, इनकी जो चालकता है वो किस किस के बीच में होती है, कुचालक और चालक के बीच में होती है। एक छोटी सी बात और बताता हूँ मैं आपको यहाँ पर। अर्धचालकों में जो धारा का प्रवाह होता है वह इलेक्ट्रॉन तथा होल दोनों। अभी होल एक नया वर्ड आया है, होल मतलब क्वार्टर बोलते हैं हिंदी में हम लोग उसको। होल और इलेक्ट्रॉन दोनों के द्वारा होता है। अब ये होल क्या होता है, अभी यहाँ पर होल के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़े, लेकिन इस चैप्टर में कहीं क्वेश्चन आ जाए तो इतना सा ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकलता है उस जगह पर एक होल बन जाता है। जैसे मान लो ये एक परमाणु है, अब इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे बच्चों, है या नहीं। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बन गया, एक होल बन जाता है बच्चों, जिसे होल कहते हैं। और ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन हो गया। ओके, तो अर्धचालकों में और होल जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज माना गया है। क्या माना गया है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब कभी क्वेश्चन आ जाए कि अर्धचालक में धारा का प्रवाह किस किस की वजह से होता है, तो अर्धचालक में धारा का
प्रवाह होल तथा इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। होल को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? कोटर। कभी शब्द आ जाए तो याद रखना, ठीक है, इनकी वजह से होता है। तो हमें इस चैप्टर में अर्धचालक के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमें कुचालक के बारे में भी नहीं पढ़ना है, हमें केवल और केवल चालक के बारे में पढ़ना है। तो हम सीधा आ जाते हैं कंडक्टर के अंदर धारा का प्रवाह। चालक में विद्युत धारा, ओके, चालक में विद्युत धारा। तो आप देख सकते हैं चालक में विद्युत धारा क्या होती है। चालक में विद्युत धारा ये होती है कि अब आप अपन चालक तार बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक चालक तार बनाते हैं। मान लो आपने ये एक चालक तार बना लिया, ठीक प्यारे बच्चों। इसमें बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज होंगे, नेगेटिव चार्ज होंगे, ओके। अभी मैं इसमें अभी इलेक्ट्रॉन मान रहा हूँ। क्या मान रहा हूँ मैं? ये इलेक्ट्रॉन, ओके। ये ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हो गए, सब दूर फैल रहे होंगे, ठीक। अब इनका प्रवाह होगा। इनका प्रवाह क्या होगा? जब इनके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र। समझ गए मेरी बात को आप? विद्युत क्षेत्र लगाया जाएगा, ओके। अब आप देखिए, जैसे आपने इसके अंदर विद्युत क्षेत्र लगा दिया, तो जैसे आप इसमें विद्युत क्षेत्र लगाओगे तो हर इलेक्ट्रॉन को बल लगेगा, और बल लगने की वजह से वह एक तरफ शिफ्ट होना चालू हो जाएंगे। ये इधर की तरफ शिफ्ट होना चालू हो, ठीक। तो मतलब आवेश का प्रवाह हुआ। आवेश का प्रवाह हुआ। आवेश का प्रवाह किस क्रॉस सेक्शनल एरिया से हुआ? आवेश का प्रवाह कोई भी एक, यहां पर अपन छोटा सा एक क्रॉस सेक्शनल एरिया बना लेते हैं। ये इसका यही होगा। ये क्या है आपका? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो आप देख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र लगाया, इलेक्ट्रॉन जो है आवेश है उनका प्रवाह हुआ। प्रवाह होते ही हमें इसका एक इफेक्ट नजर आया। उस इफेक्ट को बोला हमने विद्युत धारा। क्या बोला हम लोगों ने? विद्युत धारा बोला हम लोगों ने। तो इसकी एक डेफिनेशन आई। फिर क्या है बच्चों? डेफिनेशन आई विद्युत धारा की। क्या परिभाषा आई? बहुत साधारण सी परिभाषा आई। क्या है कि आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से को विद्युत धारा कहते हैं। को विद्युत धारा कहते हैं। बहुत छोटी सी डेफिनेशन है। आवेश प्रवाह की दर, आवेश क्या हो गया आपका? डेल्टा क्यू। टाइम कितना हो गया आपने? डेल्टा टी। ये कितनी आ गई आपकी एवरेज करेंट, ठीक है। डेल्टा टी टाइम में इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे उसमें उस टाइम का डिवाइड कर दो तो आपकी धारा आ जाएगी। तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से निकलने वाले आवेश प्रति सेकंड को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। और इसकी जो यूनिट है वो कितनी हो गई? चार्ज पर कूलाम। डेल्टा टी की सेकंड है तो कूलाम पर सेकंड। याद रखने की बात है, कूलाम पर सेकंड। तो ये आ गई आपकी औसत धारा। तो औसत धारा बराबर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आप सभी लोगों का, जो आप लोगों का इतना प्यार मिला।
आप लोगों के इतने व्यूज़, इतने सारे लाइक्स, इतने सारे कमेंट्स मिले। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लीज़ वहाँ जा कर के अपना एनरोलमेंट ज़रूर सुनिश्चित करें। और प्यारे बच्चों, इसके अलावा यदि आप डाउट्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, आप स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो मोशन के प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है भैया, ये आगे औसत धारा। अब मान लो इंस्टेंटेनियस, सर ये टाइम कम कर दो आप। टाइम कम करने पर इंस्टेंटेनियस आ जाए, कैसे करोगे? यही लिख देता हूँ मैं आपको, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 आई एवरेज इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। यार ये कितना हो गया? ये हो गया आपका आई इंस्टेंटेनियस। ये कितना हो गया आपका बताओ? डी क्यू बाय डी टी। ये कितना हो गया आपका? डी क्यू बाय डी टी। तो ये इंस्टेंटेनियस धारा हो गई, आई इंस्टेंटेनियस बराबर डी क्यू बाय डी टी। तो इस प्रकार आप धारा का मान निकाल सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आई एवरेज बराबर डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी कूलम पर सेकेंड। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं अपन यहाँ पर। क्या लेते हैं? मान लो एक चार्ज है, वो है टी स्क्वायर प्लस टी। ठीक है, वो कहेगा टी इजिकल टू 0 टू 0 नहीं लो, टी इजिकल टू 2 टू टी इजिकल टू 4 सेकंड में आवेश प्रवाह की दर निकालो या औसत धारा बताइए। ओके, तो यहाँ मुझे औसत धारा बतानी है, तो आप देख सकते हैं Q1 कितना हो जाएगा? 2 से होगा, कितना आया? 4 + 2 यानी कि 6 कूलम। और Q2 कितना हो गया? 4, 16 + 4 यानी कि 20 कूलम। डन एकदम से। तो अब आई एवरेज कितना हो गया? देखिए आप, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा क्यू कितना हो गया आपका? ये देखिए 20 - 6। डेल्टा टी कितना हो गया? 4 - 2। ये कितना हो गया आपका? 14। और ये कितना हो गया? 2, यानी कि 7 कूलम पर सेकेंड। 7 कूलम पर सेकेंड। अच्छा, एक छोटी सी बात और करंट के बारे में यही बता दूं मैं, कूलम पर सेकेंड के अलावा इसकी एक और यूनिट है एम्पियर। क्या यूनिट है बच्चों? एम्पियर। विद्युत धारा की जो एक और यूनिट होती, क्या होती है? वो एम्पियर भी होती है। अभी बताऊंगा मैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो ये आप देख सकते हैं कि आप आई एवरेज इस प्रकार से निकाल सकते हैं। थर्ड पॉइंट, सॉरी अगला एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसके अंदर अपन Q इजिकल टू टी स्क्वायर प्लस 2t + 1। टी इजिकल टू 2 सेकंड पर आई इंस्टेंटेनियस निकालिए, कितनी आएगी? तो आई बराबर कितना, क्या बताओ? डी क्यू बाय डी टी। आई बराबर डी क्यू बाय डी टी। कितना हो गया ये बताओ? 2t + 2। ओके, तो आई टी बराबर 2 सेकंड कितना हो गया? 2 × 2 + 2 यानी कि 4 और 2 6 एम्पियर। आप देख सकते हैं इस प्रकार इंस्टेंटेनियस करंट निकाल ली जाएगी। तो आप ध्यान देना इस बात के ऊपर, बहुत आसान सी बात है ये। अभी अभी आपने देखा एक इम्पोर्टेंट बात और है, ध्यान देना थोड़ा सा। आई एवरेज आपने क्या लिखा था प्यारे बच्चों? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। ठीक है, आपने लिखा आई इंस्टेंटेनियस कितना हो गया? डी क्यू बाय डी टी। ओके, इसको थोड़ा सोल्व करो तो डी क्यू बराबर कितना होगा? आई इंस्टेंटेनियस इंटू डी टी। ठीक है, अगर आपको कभी चार्ज फ्लो पूछ ले तो आप क्या करोगे बताओ? है ना, इसका इंटीग्रेशन कर दो। डी क्यू बराबर इंटीग्रेशन ऑफ आई इंस्टेंटेनियस इंटू डी टी हो जाएगा आपका। ओके, और ये कितना हो जाएगा आपका? ये टाइम t1 से, ये टाइम t2, ये चार्ज q1 से, ये चार्ज q2, तो ये हो गया आपका q2 - q1 बराबर आई इंस्टेंटेनियस इंटू डी टी। ये t1 से कितना हो गया? ये आपका t2 हो गया। तो आप देख सकते हैं व्हाट इज दिस? इज अ डेल्टा क्यू। तो चार्ज फ्लो कभी पूछे आपसे
तो आप आराम से निकाल सकते हो कि कितना आवेश फ्लो हुआ होगा। I T1 से T2, I इंस्टेंटेनियस dt। डन एकदम से। अब आप देखिए कि मैं एक छोटी सी बात और करता हूँ, यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे I इंस्टेंटेनियस दे दिया मैंने आपको t² और ये पूछा t = 2 सेकंड टू 1 सेकंड टू t = 2 सेकंड तक कितना आवेश प्रवाहित हुआ होगा। तो आप देख सकते हैं डेल्टा Q बराबर t² dt। T1 कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया आपका pq/3। लिमिट डाल दो 1 से 2, तो डेल्टा Q कितना आ गया बताओ। 2 रखा आपने, 8/3 - 1/3 यानी कि 7/3 कूलाम। इस प्रकार से आप आराम से यहाँ से ये सारी चीजें निकाल सकते हैं। समझ में आ रही होगी बात आपको। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इसका, ये बेहतरीन एग्जाम्पल है। ओके, एक चीज और बताता हूँ मैं अभी आपको यहाँ पर, ताकि आपके क्वेश्चन सोल्व करने में प्रॉब्लम ना हो, वो और मैं बता दूँ आपको। ये कभी एवरेज करंट पूछे, मान लो जैसे ये था आपका आई एवरेज, ओके। और अभी अभी आपने देखा था यहाँ पर डेल्टा Q बराबर कितना आया था आपका, आया था I इंस्टेंटेनियस इंटू dt। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो I एवरेज बराबर डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, ओके। और नाउ डेल्टा T कैन बी राइट लाइक दिस, इंटीग्रेशन ऑफ dt। बात एक ही है, T1 से T2 के यही क्वांटिटी आ जाएगी प्यारे बच्चों यार। तो आप देखना कि I एवरेज बराबर डेल्टा T कितना होगा, मैथमेटिकल है केवल और केवल, कुछ भी नहीं है, इंस्टेंटेनियस इंटू dt अपॉन इंटू dt। तो कभी आपको I एवरेज निकालना हो और I इंस्टेंटेनियस दिया हुआ हो तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। इसका भी एग्जांपल लेते हैं अपन, लेकिन इस फॉर्मूले को आप स्टार मार्क कर लो, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मतलब जब डेल्टा Q दिया हुआ होगा तो I एवरेज ऐसे निकालेंगे, लेकिन जब आपको I इंस्टेंटेनियस दिया होगा तो आप I एवरेज ऐसे निकालेंगे। दोनों एग्जांपल लेके बताता हूं मैं आपको, उससे आपकी चीजें एकदम से क्लियर होती चली जाएगी। बात समझ गए होंगे मेरी आप। अब मेरे पास दो फॉर्मूले होंगे। आई एवरेज बराबर डेल्टा Q बाय डेल्टा T, और इधर लिखता हूं आई एवरेज बराबर आई इंस्टेंटेनियस डेल्टा T बाय डेल्टा T। एकदम बढ़िया। तो आप देख लिए, मान लो कोई चार्ज दिया Q = t² प्लस t, उसने डेल्टा T, उसने कहा कि डेल्टा T कितना हो गया आपका 2 सेकंड, या टाइम कहां से कहां तक हो गया आपका 1 to 2 सेकंड। तो बताइए आई एवरेज कितना आएगा, निकालो। तो Q t = 1 पे निकालो, कितना आएगा बच्चों, 1 रखो, 1 + 1 2 कूलाम, 2 पे रखो, कितना आ गया बोलो फटाफट, 2 रखा, 4 + 2 यानी कि 6 कूलाम। तो आई एवरेज कितना आया बताओ, 6 - 2 अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना आ गया, 2 - 1 यानी कि 1, यानी कि 4 कूलाम पर सेकेंड। कितना आया, 4 कूलाम पर सेकेंड। नाउ आओ यहाँ देखिए आप, आई इंस्टेंटेनियस ये क्या होगा बताओ, ये होगा आपका, मान लो आपने टाइम के साथ t² फंक्शन लिया, सिंपल ओनली t² फंक्शन लिया मैंने। अब देखिए मैं t² प्लस t भी ले सकता हूं मैं। अब पूछेगा t = 1 to 2 सेकंड तक आई एवरेज निकालो। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिया है आई इंस्टेंटेनियस और आपको यहाँ दिया था Q, दोनों में अंतर है। अब आपका आई एवरेज पूछेगा तो यू विल राइट आई एवरेज, आई इंस्टेंटेनियस कितना लिखोगे यहाँ पर, t² प्लस t इंटू dt अपॉन नीचे कितना आएगा dt। कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2, कहाँ से कहाँ तक 1 से 2। थोड़ा सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका आई
एवरेज बराबर टी क्यूब बाय 3 प्लस टी स्क्वायर बाय 2, यानी कि 1 से 2 और नीचे कितना आएगा टी, कहाँ से कहाँ तक 1 से 2। तो आई एवरेज कितना हो जाएगा बताओ, 2 पुट करो 8/3 प्लस 2 पुट करो 4/2 माइनस 1 पुट करो 1/3 प्लस 1/2, नीचे ये कितना हो गया 2 माइनस 1। तो आई एवरेज कितना आ जाएगा, सोल्व कर लें इसको और आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम लोग जब चार्ज दिया हुआ तब औसत धारा निकालते हैं और जब हमें करंट दी हो तब हम औसत धारा निकालते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन अभी आप यहाँ पर करना सीखे हैं। ठीक, अपन आगे बढ़ते हैं अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए। अब नई बात पढ़ते हैं, थोड़ी काम की बात है, ध्यान देना, काम की बात। विद्युत धारा तथा अपवहन वेग में संबंध। सबसे पहले पढ़ता हूं मैं अपवहन वेग। अब ये अपवहन वेग क्या होता है, अपवहन वेग, इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा। अपवहन वेग इसे बोलते हैं हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों अपन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब असल में औसत वेग होता है। क्या होता है, असल में औसत वेग ही होता है। तो यहां पर मैं एक छोटी सी बात करता हूं, थोड़ा सा ध्यान देना आप, मजा आएगा आप लोगों को, समझने का टॉपिक है, ये सच कुछ इतने नहीं बनते लेकिन समझने का टॉपिक है। ये आपका एक कंडक्टर, ओके, मतलब कॉपर का वायर टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा कॉपर का ऐसे रखा हुआ है, छोटा सा कॉपर का टुकड़ा ऐसे रखा हुआ, देखा होगा आपने घरों पर, देखा होगा आपने घरों पर, यहां कहीं दिखनी और क्या, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ओके, ये इधर जा रहा होगा, ये इधर जा रहा होगा, ये इधर जा रहा होगा, ये इधर जा रहा होगा। अभी कोई विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया गया है, विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया गया, ओके, अभी कोई विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया गया है। अब विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया गया है, इसका क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉनों पर कोई बाह्य बल नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इधर उधर कहीं पर भी आराम से घूम सकते हैं, ठीक है। छोटा सा एग्जाम्पल मान लो आपकी क्लास है, क्लास में टीचर नहीं हो, तो जितने भी स्टूडेंट है वो अपनी मर्जी से इधर उधर घूम सकते हैं, मतलब कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, ठीक है, वो सब चुपचाप नहीं बैठेंगे, वो इधर उधर आराम से घूम लेंगे। इसी प्रकार यदि विद्युत क्षेत्र नहीं है तो इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी अपनी मर्जी से इस कंडक्टर में घूम सकते हैं, ठीक है। अब जब ये घूम सकते हैं तो इनका औसत वेग कितना होगा बताइए। ये एक निश्चित दिशा में कभी भी नहीं जाएंगे, ये कभी भी निश्चित दिशा में नहीं जाएंगे। निश्चित दिशा में नहीं जाएंगे मतलब ये हो गया कि ये किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया को यहाँ पर नेट चार्ज फ्लो, जैसे मान लो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका, ओके, तो जितने चार्ज इधर जा रहे होंगे इलेक्ट्रॉन उतने ही इधर आ रहे होंगे, तो आपका डेल्टा जो क्यू है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। और नेट फ्लो कितना हो जाएगा करंट का, यहाँ पर एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब सर चार्ज तो फ्लो हो रहा है लेकिन वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में नहीं हो पा रहा है, समझिए मेरी बात को, चार्ज तो फ्लो हो रहा है लेकिन वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो नहीं हो पा रहा है। या तो वो फ्लो इधर हो, चाहे वो फ्लो इलेक्ट्रॉनों का इधर की तरफ हो, तभी जाके हम ये कहेंगे कि उसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, ओके। मान लेते हैं इस समय इन सबका वेग जो इनिशियल जब विद्युत क्षेत्र नहीं है, इसका वेग u1, दूसरे का वेग u2, तीसरे का वेग u3, तो इन सबका जो औसत वेग हो जाएगा u एवरेज u1 प्लस u2 प्लस u3
बाई एन। अब वेक्टर साइन के साथ दूंगा मैं इसको, तो ये कितना हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। ये ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर कि जब विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया गया हो, जब विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया गया हो तो किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे होंगे उतने इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे होंगे, और इसी कारण से नेट आवेश का प्रवाह भी कितना हो जाता है, 0, और कोई विद्युत धारा का प्रभाव हमें दिखाई नहीं देता है। तो सर अब क्या करें, हमें तो इलेक्ट्रॉन को चाहे इधर लेके आना है चाहे उधर लेके जाना है, लेकिन लेके जाना ही है सर, कुछ भी हो जाओ, तभी हमारी धारा फ्लो होगी, वरना फ्लो नहीं होगी। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, तुम्हारे पास एक ही चारा है, विद्युत क्षेत्र लगा दो। क्या लगा दो, विद्युत क्षेत्र लगा दो। अब आप मुझे बताइए कि विद्युत क्षेत्र घर में कैसे लगाओगे आप, किसी वायर के अंदर घर में विद्युत क्षेत्र कैसे लगाओगे, किसी वायर के अंदर घर में विद्युत क्षेत्र कैसे लगाओगे। तो एक छोटी सी बात सिखा दूं मैं भी आपको। आपने घर में एक बैटरी देखी होगी, क्या देखी होगी, बैटरी, या प्लग देखा होगा आपने। एक बैटरी होती या प्लग होता है, आपने जब प्लग बोर्ड देखा होगा जहां पर ये और इसके पास में स्विच बना हुआ होता है तो यहाँ पर होता है 0 वोल्ट, एक में होता है कितना बेटा, 220 वोल्ट। ओके, अच्छा, ये कंटिन्यू स्विच करता रहता है, क्या करता रहता है, क्योंकि एसी है यहाँ पर। अभी हम एसी और डीसी की बात नहीं कर रहे हैं, मैंने छोटा सा बताया है। एक न्यूट्रल होगा और एक 220 वोल्ट का ये होगा, ठीक है। ऐसी जो आपकी बैटरी होती है, बैटरी के अंदर इस तरह टर्मिनल होते हैं, जैसे मान लो 10 वोल्ट की बैटरी है, तो 1 वोल्ट आप 0 मान लेंगे तो दूसरा टर्मिनल हो जाएगा आपका 10 वोल्ट का। कितने का हो जाएगा बच्चों, 10 वोल्ट का यहाँ पर टर्मिनल हो जाता है। तो इससे क्या होता है, जब आप बैटरी लगाते हो तो क्या होता है, तो देखो छोटी सी बात बताऊं मैं आपको, एक बैटरी लगाने पर क्या होता है, चाहे प्लग लगाने पर, बात एक ही है। जैसे आपने यहाँ पर एक बैटरी लगाई, चाहे आपने प्लग लगाया, यहाँ पर डेल्टा वी दिया, ये 0 वोल्ट, ये आपने V वोल्ट, तो आप देखिए यहाँ कितना आ गया, 0 वोल्ट, यहाँ कितना आ गया, V वोल्ट आ गया। कितना आ गया, ये तार है और ये भी तार है, अगर 0 वोल्ट जुड़ा हुआ है तो यहाँ 0 वोल्ट आ जाएगा, और ये भी तार है तो यहाँ V वोल्ट आ जाएगा। तो जैसे ये V वोल्ट आया और ये 0 वोल्ट आया, तो आप ध्यान दें, इलेक्ट्रिक फील्ड हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ पूरे वायर के अंदर ऐसे फैल जाता है। अब इस पूरे वायर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, किसकी वजह से आया, जैसे आपने बैटरी लगाई तो पूरे वायर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है तो इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव करने लग जाएंगे, देखिए अभी आप, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव कर जाएंगे, पीछे की तरफ मूव कर जाएंगे, और आपकी धारा का प्रवाह हो जाता है। आपकी धारा का प्रवाह हो जाता है, मतलब किसी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से आराम से आवेश एक तरफ प्रवाहित होना चालू हो जाता है। कैसे, देखते हैं। तो इसका मतलब जब आप बैटरी लगा रहे हैं या प्लग के अंदर कोई पिन लगा रहे हैं, तो आप असल में उस वायर में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं। वो विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉनों पर बल लगाएगा और इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा की तरफ मूव करना चालू कर जाएंगे, और जिस वेग से इलेक्ट्रॉन निश्चित दिशा की तरफ मूव करते हैं, उसी वेग को हम लोग अपवहन वेग और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, हसरत दिल में दबाने से क्या होगा, सिर्फ एक बार होठ हिलाकर तो देखो, और सिमट आएगा आसमां आगोश में तुम्हारे, चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो, और निगाहों से निगाहें मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो। हालांकि प्यारे बच्चों, अब हम आप नए नहीं हैं, बहुत दिनों से आपका हमारा कांटेक्ट हो चुका है। मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो हमारा बेल आइकन है प्यारे बच्चों, उसको हिट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिक्वेस्ट आप लोगों के हमें मिलती हैं कमेंट्स के माध्यम से, उसमें हम ये चाहते हैं कि जो भी
आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उनको अपडेट करें, जो टॉपिक आपके छूट गए हैं वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं जरूर दें। तो वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करने के लिए आपको इंफॉर्मेशन कैसे कहीं ना कहीं मिले, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू। देखो वापस से हल्का सा फिर से देखो ताकि आपको मजा आए इन चीज़ों को पढ़ने में। हाँ सर, एक बैटरी लगा दी। जब आप मोबाइल में बैटरी लगाते, कहीं भी बैटरी लगाते, बैटरी लगाने का मतलब ये है इस वायर के अंदर आपने एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिया, और जो इलेक्ट्रॉन्स है आपके अभी जो इधर उधर जा रहे थे प्यारे बच्चों, अब वो थोड़ा थोड़ा पीछे की तरफ ड्रिफ्ट होना चालू हो गए, थोड़ा थोड़ा पीछे की तरफ ड्रिफ्ट होना चालू हो गए। ठीक है, अब इस अपवहन वेग को कैसे निकालेंगे हम लोग? तो मैं छोटा सा मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात लेता हूं। मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसका इनिशियल स्पीड u1 था और ये यहां से यहां जा रहा था। कहां से कहां? यहां से यहां पर। जब यहां से यहां जाने का मतलब क्या है? ये इतनी देर ही सीधा चल सकता है, इसके बाद जस्ट यहां पर कोई एटम वेटम आ जाएगा तो वो इसको खा जाएगा। ऐसे मान लो ये एटम आ गया यहाँ पर, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से, जैसे ये यहाँ गया, यहाँ से कोई दूसरा एटम इसके प्रभाव की वजह से निकलकर इलेक्ट्रॉन फिर बाहर चला जाएगा। ठीक है, ये U2 वेग से चला जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हो कि कुछ निश्चित दूरी तक ही कोई इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु तक जाता है। इस बात को जब तक कि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में या इलेक्ट्रॉन और परमाणु के बीच में कोलिजन नहीं होता है, इस बात को कहते हैं हम लोग मुक्त पाथ, फ्री पाथ। क्या कहते हैं? फ्री पाथ। ये एक बात और हमें समझ में आई यहाँ पर, फ्री पाथ, इसे कहते हैं हम लोग मुक्त पाथ, मुक्त पथ। ठीक है, तो मुक्त पथ किसे कहेंगे? जब दो इलेक्ट्रॉनों के बीच के किसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा तय की गई वह न्यूनतम दूरी, जब वह दूसरे इलेक्ट्रॉन और परमाणु से जाकर टकराता है, उसे कहते हैं हम लोग मुक्त पथ। तो ये याद रखना, आप लोग कभी 12th के अंदर मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि मुक्त पथ क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा तय की गई दूरी जिसमें इलेक्ट्रॉन के बीच टक्कर नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? मुक्त पथ कहते हैं। या इलेक्ट्रॉन और परमाणु के बीच में कोई टक्कर नहीं होती, इसे मुक्त पथ कहते हैं। अब कई बच्चे कहेंगे सर इसका मतलब तो जो मुक्त पथ है वो सबके लिए अलग अलग हो जाएगा। किसी का इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ टकरा जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो ये दूरी बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा, बिल्कुल अलग अलग हो सकता है मुक्त पथ। और जब ये मुक्त पथ अलग अलग हो सकता है तो इनका जो टाइम है यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का टाइम, क्या ये भी अलग अलग हो सकता है? बिल्कुल, ये टाइम भी अलग अलग हो सकता है। दो इलेक्ट्रॉनों के टकराने के बीच में समय अलग अलग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मुक्त पथ वाली बात समझ में आ गई हम लोगों की, मुक्त पथ क्या होता है। ठीक, तो ये तो मैंने मुक्त पथ की बात कर दी यहाँ पर। अब मैं आगे चलता, अब मैंने आपसे कहा था छोटी सी बात, मैं दूसरी बात पे आता हूँ, वापस से अपनी इंपोर्टेंट बात पे आता हूँ। प्यारे बच्चों, हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी, क्या निकालनी? हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात पे आऊंगा मैं, ध्यान सुनिए। ये एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है वो पता है कैसा होता है? लोग कहते हैं जिग जग मोशन होता है, मतलब यादृच्छिक गति होती है। जिग जग मोशन मतलब ये मर्जी पर जहां जा रहा है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये यहां से यहां आया, यहां से यहां आया और यहां से यहां आया, आ गया भैया ये इलेक्ट्रॉन। तो ये अपनी मर्जी से नहीं, वजह टकराने की वजह से आता है। जब एक परमाणु टकराता है, फिर दूसरे परमाणु टकराता है, फिर तीसरे परमाणु टकराता है, इलेक्ट्रॉन टकराता है। तो मान लो ये यहां से यहां तक आ गया। ये कब? जब विद्युत क्षेत्र अप्लाई नहीं किया गया, और जब इस पर इस दिशा में उधर लगा रहा हूं, विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर दिया गया है, तो बताओ इसका मोशन कैसा होगा? ऐसा तो नहीं होगा यार, अब अलग टाइप का मोशन होगा। कैसा होगा? ये यहां से सर ऐसे जाएगा,
ये सर ऐसे आएगा और ये ऐसे आ जाएगा। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन बिना विद्युत क्षेत्र अप्लाई किए यहां आना चाह रहा था, विद्युत क्षेत्र अप्लाई करने के बाद वो यहां से यहां आ गया, मतलब वो कुछ इस तरफ ड्रिफ्ट हो गया। कहां हो गया? वो थोड़ा सा पीछे की तरफ ड्रिफ्ट हो गया। सॉरी, इस विद्युत क्षेत्र को इधर लगा दो। वो पीछे की तरफ ड्रिफ्ट हो गया। हुआ है नहीं हुआ? इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ड्रिफ्ट हो गया। जो यहां आना चाह रहा था वो यहां नहीं आया और यहां की जगह यहां आ गया। ये इसे कहते हैं हम लोग ड्रिफ्ट होना। ये तो एक इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हुआ भैया। कितना हुआ? एक इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हुआ। ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर? इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इस मोशन को कहते हैं हम लोग जिगजैग मोशन, या अपन बोलते हैं यादृच्छिक गति या ब्राउनियन मोशन। क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मोशन। जैसे एयर के, हवा के अंदर जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं उनका जो मोशन होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? ब्राउनियन मोशन कहते हैं। तो नाम से है वो, 4-5 नाम है इसके, लेकिन अभी हमारे काम से ये हो जाएगा। अब देखिए, अब आप आगे बढ़ते हैं। ठीक सर, ये बात समझ में आ गई है कि सर जब इलेक्ट्रॉन यहां था तो वेग u1 है और जब यहां आ गया तो वेग v1 है और आपने इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। जैसे ही आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो मैं बात करता हूं यहां सर, आप एक्सेलरेशन आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा? E/m। ये सबको मालूम होगा? नहीं मालूम है सर, हमें कुछ भी नहीं मालूम है सर। F बराबर कितना होता है? m है। F बराबर कितना होता है? QE। A बराबर कितना हो गया? QE/m। A बराबर कितना हो गया? Q कितना हो गया? E/m। क्या ये एक्सेलरेशन आ गया भैया इसके ऊपर? इस एक्सेलरेशन ने क्या किया? जो वेग पहले u1 था उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया? v1 में कर दिया। तो इक्वेशन लिखोगे v1 बराबर u1 प्लस a t1। टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक आने में? t1 लगा। कितना लगा? t1 लगा। फिर आगे देखिए, मजा आएगा। दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए v2 बराबर u2 प्लस at2। ऐसे चलते जाओगे, n इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब मुझे मान लो एवरेज निकालना है, क्योंकि मुझे हर एक इलेक्ट्रॉन की जो गति है वो अलग अलग है। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बावजूद भी हर एक इलेक्ट्रॉन की जो गति क्या होगी? वो अलग अलग होगी। तो मैं क्या करूंगा? अब ध्यान देना, यहाँ पर मैं क्या करूंगा? यहाँ पर एवरेज निकालू। v एवरेज कितना आएगा फाइनल? वो आएगा सर v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन n आएगा सर, n इलेक्ट्रॉन। ऐसे u एवरेज कितना आएगा सर? u1 प्लस u2 प्लस अपॉन n आया था सर। और ये 0 था जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं है, जब नो इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो कितना हो जाएगा? v एवरेज बराबर u एवरेज। और वहां देखो आप, और ये आपको पूरा करके बताना पड़ेगा, तो मुझे लिखना पड़ेगा वो v1 प्लस v2 प्लस बराबर u1 प्लस u2 प्लस a कॉमन। अलग अलग का टाइम अलग अलग, t1 t2 t3 का ये हो जाएगा। बहुत आसान, n डिवाइड कर दो, n डिवाइड कर दो, n डिवाइड कर दो। लाला ये कितना हो गया सर? ये हो गया v एवरेज। और ये क्या हो गया? 0। और ये क्या हो गया? a। व्हाट इज दिस? दिस इज द, तो एक नया नाम दिया गया तो, जिसे कहते हैं हम रिलैक्सेशन टाइम, विश्रांति काल। ये क्या हो गया आपका? विश्रांति काल। क्योंकि हर कोलिजन के अंदर समय अलग अलग हुआ तो हमें एवरेज समय लेना पड़ेगा, तो बोलते हैं हम लोग रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम या विश्रांति काल, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? हम लोग इसे विश्रांति काल बोलते हैं। ये आ गया आपका। तो जो v एवरेज आया आपका असल में वो आया a इंटू टो। a की वैल्यू रख दिया आपने, कितना रखिए आपने? QE, E/m इंटू टो। और व्हाट इज दिस? दिस इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एवरी इलेक्ट्रॉन। सभी इलेक्ट्रॉन्स की एक निश्चित दिशा में एवरेज वेलोसिटी, इसे हमने क्या बोला था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी सिंपल सा vd लिख देते हैं और ये आ गया E/m इंटू टो। तो ये आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई प्यारे बच्चों। अगर 12th के अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन करने में आ जाएगा तो आपको इस प्रकार से उसे करना
पड़ेगा। डन एकदम से। और यदि जेईई मेंस में या एडवांस के अंदर इंटरनल क्वेश्चन पूछेगा तो ये मैंने सारी जो बातें बताई आपको, हर बात के अंदर एक एक क्वेश्चन बनता है, इन सब बातों को आप ध्यान रखें और आपका आंसर एकदम से निकल कर आपके सामने आएगा। अब हमारे पास वीडी आ गया, E/m इंटू टो। व्हाट इज वीडी? वीडी क्या हो गया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई, अपवहन वेग हो गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि विद्युत धारा और अपवहन वेग में कोई ना कोई संबंध होना चाहिए सर। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि विद्युत धारा किस पे डिपेंड कर रही है? चार्ज के प्रवाह पे डिपेंड कर रही है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या है? चार्ज का प्रवाह है। तो अपन अगला टॉपिक लेंगे अपवहन वेग तथा विद्युत धारा, अपवहन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। अपवहन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। ओके, यस। अब हम पढ़ेंगे अपवहन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। ठीक है, चलिए संबंध निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया आपका कंडक्टर प्यारे बच्चों, क्या है ये? चालक। और ये है आपकी बैटरी, ये हमारी बैटरी। ओके, ये V वोल्ट की बैटरी। डन। अब आप देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग गया इधर, क्लियर। तो करंट कितनी हो गई? I=dq/dt। अपवहन वेग कितना हो गया? Vd बराबर E/m इंटू टो। अभी अभी हम लोगों ने ये निकाला। आप देख सकते हैं आप, व्हाट इज dq? dq क्या है आपका? फ्लो चार्ज, आवेश का आवेश, कुल आवेश, कुल आवेश। तो मैं कुछ ये लिखता हूं, यहां सुनना मेरी बात को। यहां पर मैंने एक ये dx मान लिया। क्या मान लिया मैंने? यहां पर एक dx। डन। तो dx क्या है? dq आवेश जो कि dx को पार करता है। dq आवेश जो कि dx को पार करता है। अब आप देखिए dq आवेश जो कि dx को पार करता है। तो आप देखिए, अब आप बहुत छोटी सी बात देखिए, यहां पर ध्यान देना। n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति आयतन। इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति आयतन, ठीक है। और ये जो इसका एरिया है वो क्या है? ए आएगा मेरा यहां पर अनुपृष्ठ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो देखिए आप dq कितना हो गया, टोटल आवेश कितना निकलेगा आप देखिए। सबसे पहले मैं निकालता हूं dq। तो जो dq है वो क्या है? कुल आवेश। किससे निकलने वाला? एरिया ए से निकलने वाला। तो इस एरिया से निकलने वाला आवेश दैट इज dq। अब dq देखो, हम जानते हैं, सबसे पहले देखिए q बराबर कितना होता है? ne। जानते हो आप लोग n क्या है? यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। यदि मैं इसको v से मल्टीप्लाई कर दूं, सॉरी के dq बराबर, इसको नहीं, दोबारा सुनो, यहां से निकलने वाला आवेश कितना है? dq है। तो dq बराबर कितना आएगा? आवेश, इलेक्ट्रॉन, कितने आवेश निकल रहे हैं? n क्या है? पर यूनिट वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ये dv।
तो डी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, एन ई। व्हाट इज डीवी, डीवी 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 हो जाएगा ए डी एक्स। ठीक, अब देखिए इसको डी टी से आप डी क्यू बाई डी टी एन ई ए डी एक्स बाई डी टी करते दोनों तरफ, तो यार ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा करंट आई बराबर एन ई ए, ये कितना हो जाएगा वी डी। तो ये एक संबंध आ गया आपके पास, क्या आ गया, एक संबंध करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में एक संबंध आ गया, आई बराबर एन ई ए वी डी अपॉन वेग और धारा में संबंध, जहां पर एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। एन केवल और केवल मटेरियल पे डिपेंड करता है, बाकी किसी पर डिपेंड नहीं करता है। एन किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन मटेरियल, एन डिपेंड्स ऑन मटेरियल। ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। वी डी क्या है, अपवहन वेग। इस प्रकार से एक संबंध आया आपका अपवहन वेग और विद्युत धारा में संबंध आई वन एन ई ए वी डी। अब प्यारे बच्चों मेरी बात ध्यान देना आप, ये आपका एक इस तरह का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। यहां से करंट आई गई तो बताओ इसमें भी कितनी जाएगी, आई, और इसमें भी कितनी जाएगी, करंट आई गई। क्यों जाएगी, ध्यान देना मेरी बात। मान लो यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड निकल रहे हैं, तो यहाँ से भी 10 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड निकलेंगे, यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड निकलेंगे। तो तीनों के अंदर करंट आई 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 क्या होगी, सेम I1 I2 और I3 मानू में, तो कितनी हो जाएगी, I1 बराबर I2 बराबर I3। ठीक, यहाँ पर अपवहन वेग कितना है, VD1, यहाँ कितना है, VD2, यहाँ कितना है, VD3। तो आप देख सकते हैं तीनों मान लो मटेरियल सेम है, तो इसका भी एन सेम हो जाएगा। फर्क किस में पड़ेगा, इनके क्रॉस सेक्शनल एरिया में फर्क पड़ जाएगा। किसके अंदर प्यारे बच्चों, यहाँ जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये वाला, यहाँ जो ये वाला एरिया है और यहाँ जो ये वाला एरिया है, इसमें फर्क पड़ जाएगा। ठीक, अब ये एरिया कम है, ये एरिया इससे ज्यादा है, तो ये एरिया A1, ये एरिया A2 और ये एरिया A3। तो हम जानते हैं कि A1 इज लेस देन A2 इज लेस देन A3। और हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, I बराबर NEAVD I NEAVD। तो ध्यान दे लो फटाफट से, I नियर, N नियर, E नियर, तो VD इज प्रपोर्शनल टू 1/A। तो क्या हो जाएगा बताओ, VD1 इज ग्रेटर देन VD2 इज ग्रेटर देन VD3। इस प्रकार से आप अपवहन वेग में अंतर निकाल सकते हैं, कि अपवहन वेग में संबंध निकाल सकते हैं कि किसका ज्यादा होगा और किसका कम होगा। लेकिन शर्त देखना आप यहाँ पर कि एन सेम होने चाहिए। यदि एन सेम नहीं है तो फिर यहाँ पर एन नियत नहीं होगा और यहाँ पर एन भी आ जाएगा। एन केवल मटेरियल पे डिपेंड करता है, इन तीनों का एन सेम है, मतलब अगर ये कॉपर का है तो ये भी कॉपर का है और ये भी कॉपर का है। यदि ये एल्यूमिनियम का है तो ये भी एल्यूमिनियम का है और ये भी एल्यूमिनियम का है। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट पॉइंट। अब देखा अभी आप लोगों ने, अब देखते हैं कि अभी अभी आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से टकराता है तो मतलब वह बाधा उत्पन्न करता है। बाधा उत्पन्न करता है तो इसका मतलब क्या हुआ, क्लियर बात है कि वो जो बाधा है वही हमारी प्रतिबाधा कहलाती है और इसे बोलते हैं हम लोग प्रतिरोध। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, प्रतिरोध। विद्युत धारा के प्रवाह में इलेक्ट्रॉनों की टक्कर के कारण जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसे हम लोग, जो प्रतिबाधा उत्पन्न होती है, जो समस्या आती है उसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। तो हम लोग किसी भी विद्युत चालक का प्रतिरोध निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम लोग, प्रतिरोध। जैसे ये है आपका एक कंडक्टर और आपने यहाँ पर एक बैटरी लगा दी V वोल्ट की, 0V, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गए बहुत। तो आप देख सकते हैं कि यार इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन टकराएगा तो प्रतिबाधा उत्पन्न करेगा। तो इस प्रतिबाधा का मान हमें निकालना है। हम कैसे निकालते हैं, ध्यान देना।
प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूँ आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे। देखिए वी नियत है आपका, यहाँ पर V क्या है, ये नियत। अगर V नियत है तो उसमें बहने वाली धारा भी कितनी हो जाएगी आपकी, नियत हो जाएगी। I क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पर नियत हो जाएगी। I क्या हो जाएगी आपको, यहाँ पर नियत हो जाएगी। चलो निकालते हैं। अभी अभी आया था I बराबर NEAVD आया था बच्चों यार। आप जानते हो VD बराबर कितना होता है, EE बाई M इंटू टो आया था आपका। तो I बराबर क्या लिखोगे, NEAVD की जगह EE बाई M इंटू टो लिखोगे। और टो बराबर क्या आएगा आपका, यहाँ पर टो बराबर ये E है। आप जानते हो इस कंडक्टर की लंबाई L मान लेते हैं, इसका क्रॉस सेक्शन A मान लेते हैं। तो E, L और V में एक संबंध होता है। V बराबर कितना होता है, E इंटू L। E बराबर कितना हो गया, V बाई L। अब आप देखिए, यहाँ रखिए I बराबर कितना हो गया, NE स्क्वायर A बाई एम। E कितना हो गया, V बाई L इंटू टो। ओके, यहाँ देखिए I बाई V बराबर कितना हो गया, NE स्क्वायर A बाई M इंटू L इंटू टो हो गया। इसको रिवर्स कर दो और V बाई I बराबर M इंटू L अपॉन NE स्क्वायर टो इंटू A हो जाता है। व्हाट इज दिस क्वांटिटी, देखिए M नियत, V नियत था, I नियत था, तो ये क्वांटिटी नियत हो गई। M नियत, L नियत, N नियत, I नियत, टो नियत और A भी यदि नियत है तो ये रजिस्टेंस नियत हो जाता है, इसका रजिस्टेंस हो जाएगा। इसको हमने R बोला, R इक्वल टू कितना हो गया, M इंटू L अपॉन NE स्क्वायर टो इंटू A। ठीक है, तो R बराबर V अपॉन I और V इक्वल टू IR। यही क्या कहलाता है आपका, ओम का नियम कहलाता है, ओम्स लॉज, ओम का नियम कहलाता है। लेकिन हमें केवल प्रतिरोध निकालना है, तो ये हमारा प्रतिरोध आ गया। देखिए प्रतिरोध किस पर निर्भर कर रहा है, ए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन, टो क्या है, विश्रांति काल, L क्या है, उसकी लंबाई, A क्या है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो पूरा का पूरा रेजिस्टेंस केवल और केवल मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड कर रहा है। मटेरियल बदल जाएगा, इलेक्ट्रॉन बदल जाएगा, सॉरी प्रतिरोध बदल जाएगा भाइयों। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन, क्या एक ही वायर के अंदर भी प्रतिरोध बदल सकता है? यस बच्चों, एक ही वायर के लिए M नियत है, N, E और टो नियत है, लेकिन L और A को आप अलग अलग कर सकते हैं। पतला तार, मोटा तार, है ना, तो उसकी वजह से भी आपका प्रतिरोध अलग अलग हो जाएगा। तो प्रतिरोध का मान कितना आ गया आपके पास, प्रतिरोध R बराबर M अपॉन N E स्क्वायर टो L बाई A। ठीक है, अब देखिए ये क्वांटिटी केवल और केवल मटेरियल पे डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? ये पदार्थ पर, पदार्थ पर निर्भर करती है। तो इसको एक और नाम दिया, R बराबर रो L बाई ए, R बराबर रो L बाई ए, R बराबर रो L बाई ए। जो रो को बोला यहाँ पर प्रतिरोधकता, रो को एक नया नाम दिया प्रतिरोधकता। इसे आप स्पेशली याद रखें, इंटरनल क्वेश्चन बनते हैं। जो आपका रो है वो रो बराबर कितना हो जाएगा आपका, स्मॉल m अपॉन एन ई स्क्वायर, तो ये आपका बन जाएगा। तो R बराबर रो L बाई ए, यानी सेम मटेरियल के लिए ये फॉर्मूला आप काम में लेंगे और प्रतिरोध निकालते रहेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आया R बराबर रो L बाई ए, इसके बारे में कुछ सम करते हैं छोटे छोटे। मान लो एक वायर है, इसकी लंबाई L है, A है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, इसका रेजिस्टेंस R है। तो आप मुझे बताओ
एक दूसरा वायर, वही ये कॉपर का है तो ये भी कॉपर का है, लंबाई 2L, क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आर डेस। तो आर डेस कितना हो जाएगा, आर बराबर रो एल बाई ए, तो हमारा आर डेस कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों बताओ, आर डेस हो जाएगा आपका रो 2L बाई ए। तो आप देख सकते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ आर, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका डबल हो जाएगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन समझने की जरूरत है आपको। मान लो ये लंबाई कितनी है L, एरिया कितना है। अब इसी वायर को खींचकर 2L कर दिया गया तो आप देखिए उसी वायर को खींचकर डबल कर दिया गया है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, आपका एरिया एडेस हो जाएगा। तो इसका नया रेजिस्टेंस निकालना है मुझे, पुराना रेजिस्टेंस आर बराबर रो क्या एल बाई ए हो जाएगा। इसका वॉल्यूम, दोनों के वॉल्यूम को बराबर करो तो एडेस आ जाएगा मेरे पास। वॉल्यूम पहले वाले का ए, नए वाले का 12 इंटू एडेस, इससे ये गया एडेस कितना हो गया अपना ए बाई 2 हो गया। तो व्हाट इज आर डेस, आर डेस बराबर रो एल बाई ए एंड आर डेस बराबर रो एल कितना हो गया 2L, एरिया कितना हो गया एडेस, एडेस कितना हो गया ए बाई 2 क्या ऊपर गया 4 रो एल बाई ए, ये कितना हो गया आपका आर। तो आर डेस बराबर 4 इंटू आर, ये मेरे पास इसका रेजिस्टेंस हो जाता है। इस प्रकार से आप आराम से क्वेश्चन बना सकते हैं, ऐसे कितने ही क्वेश्चन आप कर सकते हैं इसके ऊपर। अब जब आपने देखा कि यार सर ये जो रेजिस्टेंस है ये उसके लिए जहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया नियत है, क्या है नियत, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बदल जाए तब हम लोग कैसे क्वेश्चन करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं अपन आराम से एक एक करके 1 बाय 1। पहला क्वेश्चन लेता हूं मैं, देखना ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, चीजें बहुत बढ़िया आएगी। अब आपके पास 3-4 एग्जाम्पल ऐसे जिन्हें आपको याद रखना होगा। मान लो करंट ऐसे फ्लो हो रही है, इसका एरिया थ्रू आउट नियत है तो आर बराबर कितना लिखा रो एल बाई ए, कोई परेशानी नहीं। अगर मैं अगला एग्जाम्पल लेता हूं इसके अंदर तो ध्यान देना, ये वाले ये होलो कंडक्टर है, क्या है प्यारे बच्चों ये होलो कंडक्टर है, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, आई हो रहा है। इसका अंदर का रेजिस्टेंस है हमारा R1 और बाहर का रेजिस्टेंस है हमारा R2, एकदम डन है। तो आप देख सकते हैं कितना आएगा इसका करंट I बराबर रेजिस्टेंस R बराबर कितना हो जाएगा रो एल बाई ए, R बराबर रो लंबाई कितनी हो गई इसकी वहां से वहां तक की L हो गई, और A कितना हो गया मेरा A हो गया पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस, क्योंकि इसी एरिया में से करंट जा रही है तो मेरा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है यहाँ से यहाँ तक जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है वो नियत है, वो कितना एरिया है पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल लेते हैं इसके अपन। तीसरा एग्जांपल, मान लो यही वाला होता होलो सिलेंडर, क्या होता है ये होलो सिलेंडर मतलब खोखला ड्रम, खोखला सिलेंडर होलो सिलेंडर। ध्यान देना आप ध्यान देने की जरूरत है। पहले तो हो गया था काम, लेकिन देखो अब मैं जो चीज बता रहा हूं वो क्या है इसके अंदर, ये R1 और ये R2, अगेन यही वाला पार्ट क्या है सॉलिड है, खोखला वाला पार्ट। लेकिन अब जो करंट जा रहा है असल में इसमें वो अलग टाइप से जा रहा है, करंट ऐसे बाहर जा रहा है। अब जब करंट ऐसे बाहर जा रहा है तो आप देख सकते हैं कि एक होलो स्फीयर ऐसे आएगा, सॉरी होलो सिलेंडर, फिर उससे बड़ा होलो सिलेंडर। तो जिस पार्ट में से करंट जाता जा रहा है उस पार्ट का एरिया बढ़ता जा रहा है। वो एरिया कितना बढ़ रहा है देखिए, आपने यहां पर R पर जाकर एक dr वाला सिलेंडर ले लिया, लंबाई कितनी है L, ये कितना है यहां से यहां तक dr, इसका मतलब ये हुआ R पर जाकर
डी आर। ठीक है, और ये आपका सिलेंडर हो गया पूरा का पूरा। देखा आप लोगों ने, इसमें से करंट बाहर जा रही है, तो डी आर में से करंट बाहर जा रहा है। और जो एरिया है वो कितना है, इसका एरिया कितना है, इसका एरिया है मेरे पास 2 पाई आर इंटू एल। डन, 2 पाई आर इंटू एल। और मेरा जो एल है यहाँ पर वो कितना है, डी आर। कितना है, तो छोटा सा रजिस्टेंस इस छोटे से स्पेयर के लिए डी आर अपॉन डी ए। तो ये हो जाएगा डी आर बराबर रो डी आर। डी ए कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर अपॉन एल हो जाएगा। इंटीग्रेशन कर दूंगा मैं, रो बाहर 2 पाई बाहर एल बाहर 1 अपॉन आर डी आर। इंटीग्रेशन कर दिया R1 से R2। ये कितना हो गया, R बराबर एल अपॉन 2 पाई सॉरी रो अपॉन 2 पाई एल एल एन R2 अपॉन R1। ये इसका रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा प्यारे बच्चों। क्या ठीक है एकदम से, क्या ये फर्स्ट क्लास है। तो ये वाला रिजल्ट आपको याद रखना है, ये वाला रिजल्ट आपको याद रखना है। एक और एग्जांपल लेते हैं जो रिजल्ट आपको याद रखना है। खोखला गोला, बोलो इसमें ये और ये R1 और ये R2। ये वाला पार्ट इसका सॉलिड है, ठीक है। और जो करंट जाएगी वो ऐसे बाहर चली जाएगी, आई ये करंट बाहर जा रही है इससे। अब आप बताओ इसका रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे। तो आप कहोगे सर अगेन स्मॉल आर पर जाकर होलो स्पेयर में एक छोटा सा डी आर ले लो। ये डी आर, आपने कहा सर डी कैपिटल आर बराबर रो डी आर अपॉन डी ए। जो छोटा सा एलिमेंट माना उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। आप जानते हो स्पेयर के अंदर, गोले के अंदर एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है एकदम से। नाउ द इंटीग्रेट इट डी आर बराबर रो अपॉन 4 पाई 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। ये हो गया R1 से R2, ये हो गया R रो अपॉन 4 पाई। ये कितना हो गया, -1 अपॉन आर, तो 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। इसको भी आप याद रखें, ठीक है। तो ये याद रखने की बातें बच्चों, याद रखना ही है इनको, रेजिस्टेंस को सीधा सीधा। आगे बढ़ते हैं। एक और चीज हमारे पास आती है, थोड़ा ध्यान देना, उसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा भारी है ना। वेरिएबल क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब परिवर्तित क्षेत्रफल। वही वाला वापस जो अभी हमने पढ़ा कि सर ये हो गया, इसको ऐसे नहीं ऐसे बनाते हैं। थोड़ा सिमेट्रिक है ऊपर नीचे, और इस एक्सिस के बहुत सिमेट्रिक है। ये डिस्टेंस बी दिए प्यारे बच्चों, और ये डिस्टेंस ए दिया है, वही एरिया होगा। इसकी लंबाई कितनी, यहां से यहां तक एल है, और करंट जा रही है मेरी एस, ठीक है, ए से लेकर बी तक। आप देखते हो कैसे एरिया बढ़ता है, ए से एरिया बढ़ता है, ठीक है। तो मुझे ये निकालना, भाई कैसे निकालूंगा जरा ध्यान देना। तो रेजिस्टेंस निकालना है तो अगेन मेरे पास जो फॉर्मूला है वही है डी आर बराबर रो डी एक्स अपॉन डी ए।
अब मैंने क्या किया, मैं यहाँ से x पे गया, x पर जाकर मैंने dx लिया और ये मैंने यहाँ से यहाँ तक r मान लिया सॉरी, कितना मान लिया मैंने, ये r। तो मेरा इसका एरिया कितना हो गया बताओ, इसकी रेडियस r। जब आप इसको घुमाओगे तो जो मेरा dA है वो कितना आ गया, पाई r, सॉरी 2 पाई r इंटू tx, नहीं पाई r स्क्वायर, सॉरी कितना हो गया मेरा, ये हो गया डिस्क बनेगी, क्या बनेगी, ये पूरी एक डिस्क बनेगी, क्या बनेगी, डिस्क। तो उसका एरिया कितना जाएगा, पाई r स्क्वायर। तो नाउ dr कितना हो गया मेरे पास, सिंपल सा रो dx अपॉन पाई r स्क्वायर। अब सर x अलग है, r अलग है, वेरिएबल है, इंटीग्रेशन तब पड़ेगा। तो थोड़ा सोल्व करते हैं, आसान करते हैं। मैं r को क्या लिख सकता हूं, मैं r को क्या लिख सकता हूं, जरा बताना मुझे। अगर मैं इसको ऐसे बढ़ाऊं यार, ये कितना हो जाएगा, ये b है, ये a है, तो ये b माइनस a हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये b माइनस a। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r माइनस a हो जाएगा। अब मैं सिमिलर ट्रायंगल लगा रहा हूं, ये वाला और ये वाला, तो आप देख सकते हैं क्या आएगा, r माइनस a अपॉन x बराबर b माइनस a अपॉन n। तो ये हो गया r बराबर a प्लस b माइनस a l इंटू एक्स। नाउ इंटीग्रेट इट, सॉरी डिफ्रेंशिएट इट, ये 0, ये b माइनस a l इंटू ये कितना हो गया आपका dx। ओके, तो यहां से dx की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो फटाफट, dx बराबर l अपॉन b माइनस a इंटू dr। अब देखिए, आप यहां रखिए, dr बराबर रो बाहर, पाई बाहर, b माइनस a यहाँ पर और l इधर, 1 अपॉन r स्क्वायर dr। नाउ इंटीग्रेट कर सकता हूं मैं, कहां से कहां तक, a से लेकर b तक, इसका इंटीग्रेट करूंगा, ये r रो l अपॉन पाई इंटू b माइनस a इंटू ये हो जाएगा 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b। आप जानते हो इंटीग्रेशन करना, तो ये हो जाएगा मेरा r बराबर रो l अपॉन पाई b माइनस a अपॉन b इंटू a। इससे ये गया r बराबर रो l अपॉन पाई इंटू a इंटू b। क्या एकदम ये डन हो गया, ओके। तो ये हमारा प्रतिरोध आया और इसे आपको याद रखना है, ये रिजल्ट रट के रखे, बार बार इतना इंटीग्रेशन एग्जाम में आपको नहीं करना है। r बराबर रो l अपॉन पाई a इंटू बी। इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर अभी देखे कि डिफरेंट अलग अलग जिस तरह एरिया बदल रहा है, उस एरिया के हिसाब से आपने यहाँ पर प्रतिरोध निकालना सीखा। और देखिए आप प्रतिरोध के बारे में, मान लो ये क्यूब है प्यारे बच्चे, क्यूब नहीं क्यूबॉइड है, ये ए, ये बी और ये सी। कोई यूं कहे कि करंट ऐसे गया तो बताओ रेजिस्टेंस कितना आएगा, रो। ये लंबाई करंट के साथ साथ ए और क्रॉस सेक्शनल एरिया बी। वही सेम क्यूबॉइड रहेगा, ध्यान देना बात को, बहुत से उलझाने की कोशिश करता है वो अपनी बातों में। ए, ये बी और ये सी। मान लो करंट ऐसे आई, तब रेजिस्टेंस कितना आएगा, लंबाई कितनी हो गई v और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो गया a इंटू सी हो गया। इस प्रकार आप ध्यान रखें कि करंट के साथ साथ लंबाई लेंगे और करंट के परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया आप ले लेंगे, तो ये ऐसे रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे। तो ये काफी कुछ बातें अपन ने यहाँ पर रेजिस्टेंस के बारे में की है। प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपके किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 180021211799 1800212799 1821 799 18002121 799।